गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फार्माकोलॉजी का, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीडी, पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से ड्रग्स इस डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, इस डिजीज के कॉजेज क्या हैं, और ये डिजीज का रीजन क्या है, क्यों ये डिजीज होती है, किस एज में होती है, और क्या इसकी इटियोलॉजी है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, और कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ये डिजीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। हमारे ब्रेन का एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम बेसल गैंग्लियन कहते हैं। इसमें सब्सटेंशियल नाइग्रा प्रेजेंट होता है। इसके जो न्यूरॉन्स हैं वो डोपामीन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेशन कॉज करता है और इनहिबिटरी इनहिबिशन कॉज करता है। हमारी बॉडी में जो भी स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है उसको हमारे न्यूरॉन कैरी करके लेके जाते हैं हमारे ब्रेन तक। मैंने आपको दो टाइप के न्यूरॉन्स बताए थे, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। यदि आपको मच्छर काटे तो उसका एहसास आपके ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? वो एहसास आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा सेंसरी न्यूरॉन। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी सेंसेस आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी करते हैं ब्रेन तक। और ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन आएगा, आपको मच्छर ने काटा और आपने चाहा मच्छर को मैं मसल दूं, मच्छर को मैं मार दूं, तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन आएगा ये कौन लेके आएगा? आपके मोटर न्यूरॉन। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है मोटर न्यूरॉन जो कि हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे हार्ट के मसल्स, हमारे ईसोफेगस के मसल्स जिसमें पैरास्टालिक मूवमेंट होता है, और हम जो कुछ निगलते हैं वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन पे जो मसल्स हैं वो जब मूव करते हैं तो उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट वो जिस पे मेरा कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो हमारा जो बेसल गैंग्लियन है, इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स द मोटर फंक्शन ऑफ द बॉडी। हम जो कुछ मोटर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी मूव कर रहे हैं, मुझे मेरा हाथ उठाना है, मुझे नीचे रखना है, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट करना है, ये अभी मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। वॉलेंट्री मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो जब बेसल गैंग्लियन का सबस्टेंशियल नाइग्रा के न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो वो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना पाते। और डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से, डोपामीन की कमी की वजह से, डोपामीन का लेवल जब कम हो जाता है उस वजह से हमारी बॉडी में मसल्स अनवांटेड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, और इस कंडीशन को हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। पार्किंसन डिजीज ऐसे ऐसे लोगों में होती है जिनकी एज 65 70 प्लस हो चुकी है। जिसकी एज 60 प्लस है, 65 प्लस है, 70 प्लस है, उनमें पार्किंसंस देखा जाता है। और ये एसिटाइल कोलिन और न्यूरोट्रांसमीटर इसके डिसबैलेंस की वजह से होती है। डोपामीन इनहिबिटरी है, एसिटाइल कोलिन एक्साइटेटरी है। आप एक तराजू को इमेजिन कीजिए। तराजू में यदि इस तरफ वेट बढ़ जाएगा तो ये पलड़ा नीचे और ये ऊपर हो जाएगा, और इस तरफ वेट बढ़ जाएगा तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा। बैलेंस की कंडीशन में सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो जब ब्रेन में एसिटाइल कोलिन और डोपामीन के लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, डोपामीन कम हो जाता है, एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में पार्किंसन डिजीज प्रोड्यूस होती है। और इस डिजीज के सिम्टम क्या है? मसल्स में रिजिडिटी आती है, ट्रैमर आते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है, एबनॉर्मल पोस्चर हो जाता है, और एक्सेसिव स्लाइवेशन होने लगता है, मून लाइक फेस हो जाता है, मास्क लाइक फेस हो जाता है। आपने बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा जिनकी एज 60 प्लस है, एल्डरली पेशेंट जो होते हैं, एल्डरली पेशेंट के जो फेशियल मसल्स हैं वो काफी लूज हो जाते हैं।
है ना, झुर्रियां पड़ जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन उतने अच्छे से वो दे नहीं पाते, क्योंकि उनके मसल्स लूज हो जाते हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, मसल्स में रिजिडिटी आती है, मसल्स सिकुड़ने लगते हैं, और मसल्स में ट्रैमर्स आने लगते हैं। ट्रैमर्स मतलब शिवरिंग होने लगती है। पार्किंसन के जो पेशेंट है, उनकी उंगलियों में ऐसी ऐसी शिवरिंग होती है, गर्दन उनकी ऐसी ऐसी होती है, या तो ऐसी ऐसी होगी, ऐसी ऐसी होगी, या बॉडी का कोई पार्ट उनका हिलेगा। जब वो पानी उठाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे, तो ऐसे ऐसे उनके हाथ होंगे। यदि उनको पानी पीना होगा, तो वो जब ग्लास को उठा के पानी पिएंगे तो ऐसे ऐसे करके पीते हैं। और जब वो चलते हैं तो थोड़ा सा झुक के चलते हैं, आगे की तरफ बेंट हो जाते हैं वो। और मेंटल एबिलिटी भी उनकी कमजोर हो जाती है, कॉग्निटिव पावर कम हो जाती है ब्रेन की, उनके मोटार मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर। इसको क्रॉनिक नाम इसलिए दिया गया है, आपने एक्यूट पेन, क्रॉनिक क्रॉनिक पेन, है ना, आपने एक्यूट इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। एक्यूट मतलब ताजा, तुरंत अभी हुआ है, और क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे डेवलप हुआ है, स्लोली डेवलप हुआ है। ठीक है, तो जो स्लो डेवलप होता है उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। तो पार्किंसन डिजीज धीरे धीरे डेवलप होती है, और उसका एग्जैक्ट कॉज आज तक अननोन है। बस इतना पता है कि भाई डोपामिन की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि न्यूरॉन इसका प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं, इतना जानते हैं। और इसका कोई सटीक ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, कोई इसका इलाज भी अवेलेबल नहीं है। केवल इसको मैनेज किया जा सकता है, इसके सिम्टम्स को केवल सप्रेस किया जा सकता है। जो हाथ आपका बहुत ज्यादा हिल रहा है वो थोड़ा सा कम हिले, इतना प्रयास किया जा सकता है। बाकी इसका श्योर शॉट क्योर इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। वैज्ञानिक काफी खोज कर रहे हैं, भविष्य में शायद इसका कुछ ट्रीटमेंट पॉसिबल हो, तो कुछ कह नहीं सकते। पर ये डिजीज ऐसी है कि बहुत ज्यादा एल्डरली एज में होती है, तो शरीर एक लेवल के बाद कमजोर पड़ ही जाता है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कमजोर पड़ जाती है। और न्यूरॉन हमारे बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड भी नहीं होते, न्यूरॉन सेल में डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गए तो हो गए, न्यूरॉन में इंजुरी हो गई तो हो गई। तो ब्रेन से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है उनके ट्रीटमेंट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको क्रॉनिक नाम दिया गया है। प्रोग्रेसिव नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्लोली डेवलप होती है। और मोटर डिसऑर्डर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मसल्स एसोसिएटेड जो मूवमेंट्स हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, अनवांटेड मूवमेंट बॉडी में देखे जाते हैं, आपके नेक में, आपके फिंगर में, आपके लेग्स में ट्रेमरिंग होगी, शिवरिंग होगी, हाथ पैर कपेंगे आपके जब आप चलोगे। आपने कोई बूढ़ा पेशेंट देखा होगा तो उसमें आपने ये सिम्टम्स देखे होंगे, मुंह से लार बहती है, कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मसल्स पे कंट्रोल नहीं है। मसल्स पे यदि कंट्रोल होता तो मुंह बंद कर लेते, तो लार आता क्या बाहर? नहीं आता। लेकिन चूंकि अब मसल्स पे कंट्रोल नहीं है, तो लार धीरे धीरे बाहर आता है, और वो एक एक्सेस स्लाइवेशन वहां पर आप देख सकते हो। तो ये पार्किंसन के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपका रिजिडिटी, ट्रैमर, ब्रेडिकाइनेसिया क्या होता है? ब्रेडिकाइनेसिया मतलब एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ मसल्स। एबनॉर्मल पोस्चर क्या होता है? व्यक्ति स्ट्रेट बैठ नहीं सकता, स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता, स्ट्रेट चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मसल्स कमजोर हो गए। हमारा जो न्यूरोस्केलेटल मसल्स जंक्शन होता है, वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी एक्टिविटी की वजह से ही मैसेज ट्रांसफर होते हैं। पर जब न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो गई, तो ट्रांसमिशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। जैसे सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन भी है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम भी करता है, हार्मोन की तरह भी काम करता है। सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? आपको नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे ही आपका एड्रेनालिन हार्मोन, नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, इन दोनों का यदि बैलेंस आपका डिसबैलेंस हो जाए, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। यदि नॉर एड्रेनालिन आपकी बॉडी में और एड्रेनालिन का डिस्टरबेंस बढ़ जाता है, तो आपका हार्ट रेट प्रॉपर नहीं रहता, आपको टेकीकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, आपकी एरिथमिया हो सकता है, आपको आपका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं रहेगा। नॉर्मली हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 100 से ज्यादा धड़के तो ब्रेडिकार्डिया, और यदि 60 से कम धड़के तो उसको ब्रेडिकार्डिया, और यदि 100 से ज्यादा धड़के तो टैकीकार्डिया। ठीक है, उल्टा हो गया था।
टैकीकार्डिया मतलब मोर देन 100 और ब्रेडिकार्डिया मतलब लेस देन 60, तो एरिथमिया का प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो न्यूरो है, इनकी बैलेंसिंग बॉडी में होना बहुत जरूरी है। हॉर्मोन्स की बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस पे काम करती है, बैलेंसिंग पे काम करती है। किसी भी चीज का बॉडी में बढ़ना, किसी भी चीज का बॉडी में कम होना, ये मानव शरीर में रोग पैदा करता है, मानव शरीर में बीमारी पैदा करता है, डिजीज की कंडीशन प्रोड्यूस करता है। तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल आपको इतना समझ में आया कि एसिटाइल कोलिन और डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर के डिसबैलेंस की वजह से पार्किंसन डिजीज होता है। और ऐसी दवाइयां जो पार्किंसन डिजीज के मैनेजमेंट में यूज की जाती हैं, ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं, उनको हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स कहते हैं। द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी पार्किंसन डिजीज, इट्स कॉल्ड एंटी पार्किंसन ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल है लीवोडोपा, कार्बिडोपा, दोनों ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती है। और ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये डोपामीन के प्रकर्सर्स होते हैं, जो कि ब्रेन में डोपामीन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो डोपामीन का लेवल बढ़ता है तो डिजीज के सिम्टम्स में थोड़ा रिलीफ मिलता है। ठीक है। सो पार्किंसन इज अ मेडिकल कंडीशन ऑफ डिसबैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन। और ये क्यों होता है? डोपामिन की डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं सबस्टेंशियल नाइग्रा में, वो डैमेज हो जाते हैं। आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सबस्टेंशियल नाइग्रा। ठीक है। दिस इज द center part of the brain, and here you can see the basal ganglion, and here you can see substantial nigra, and these neuron produces dopamine. Here you can see a patient, how he is standing, bent position, moon-like face, rigid muscles, abnormal posture, drumming fingers, clambering or fumbling legs. This is synapse. Synapse is the place where two neurons connect. जहां पर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे जो ट्रांसमिशन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्वस सिस्टम में। हमने नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, जैसे एपिलेप्सी हुआ, एपिलेप्सी में भी कन्वर्जन्स आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, बॉडी में झटके आते हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स की एक्सेस फायरिंग की वजह से एपिलेप्सी होता है। Epilepsy is also in our syllabus. We will discuss in upcoming lectures. Epilepsy is also associated with central nervous system problem. Dementia, Alzheimer, these all problems are associated with central nervous system, and we have to study it in our syllabus. So here you can see the motor problems, hand tremors, slow movement, limb rigidity, बैलेंस बैलेंसिंग बनाने में प्रॉब्लम होती है, लड़खड़ाते हुए पेशेंट चलता है। और कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये काफी हद तक जेनेटिक भी होता है। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, दादा परदादा को यदि ये प्रॉब्लम रही है पार्किंसंस की, तो हो सकती है आफ्टर 60, 65, 70 आपको भी हो सकती है। एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है। इसका क्योर, सटीक इलाज अवेलेबल आज तक नहीं है। बुढ़ापे में ये बीमारी होती है और इसको केवल मैनेज किया जा सकता है। और इसमें जब ट्रेमर्स आते हैं तो बॉडी इस हद तक हिलती है कि व्यक्ति गिर भी सकता है। ठीक है। रात में जैसे उसको यदि दौरे आते हैं पार्किंसन में यदि, तो उसकी फिंगर बहुत ज्यादा हिलती है ना। तो इसके लिए कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर पार्किंसन के पेशेंट को थोड़ी एक्सरसाइज कराई जाती है। यंग एज में एक्सरसाइज करने से बुढ़ापे में इस टाइप की प्रॉब्लम होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ब्रेन और मसल्स का कोऑर्डिनेशन बेटर रहता है। ठीक है। काइनेस्थेटिक मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, हमारे मूवमेंट्स को, हमारे थॉट्स भी हमारे ब्रेन में आते हैं, थॉट्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो पार्किंसन के पेशेंट रहते हैं इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हम बोलते हैं ना बूढ़े लोग सटिया गए हैं, छोटी छोटी सी बात का बुरा मान लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं, हमेशा रोकते टोकते रहते हैं हमें। तो ऐसा उनके एज की वजह से होता है। ठीक है। अब उनकी एज हो गई, अब उनका शरीर, उनका ब्रेन उस
लेवल पे काम नहीं कर रहा जैसा पहले काम करता था। हमारा करता है, हम यंग एज में कहते हैं कि बूढ़ा सटिया गया है। सटिया गया नहीं गया, बेचारे की एज हो गई है। अब उसके न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गए, हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। अब उसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसे लोगों को समझना चाहिए। कुछ छोटे बच्चे चिढ़ाते हैं कि दादा तो हमेशा नई नई बोलते हैं, है ना। नई नई की मुंडी हिलाते रहते हैं, नई नई हर चीज में नहीं बोलते हैं दादा, है ना। देखो, दादी तो ऐसी मुंडी हिलाती तो दादी तो हाँ बोल रही, लेकिन दादा ना बोलते हैं हमेशा। ऐसे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नहीं उड़ाना चाहिए। ये एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है। ठीक है। इस टाइप के पेशेंट आप कभी देखो सोसाइटी में, समाज में, तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो दवाइयां मैंने आपको बताई, लीवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन में दी जाती है, और एक डोपामिन का एगोनिस्ट दिया जाता है। ठीक है। और मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी इसमें दिए जाते हैं। मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये जो एंजाइम होता है, ये डोपामिन के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करता है, जिससे डोपामिन का लेवल कम नहीं होता। तो ये है आपका पार्किंसन डिजीज और एंटी पार्किंसन ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो होपफुली आप इसको पढ़ेंगे और मुझे आंसर देंगे। एनी लेक्चर अबाउट दिस लेक्चर? हेलो? किसी को कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट अबाउट दिस लेक्चर?